अपने दोस्त और उसके फादर के साथ रहता था। लेकिन एक दिन टोक्यो में एक रेड मिस्ट की वजह से सभी लोग गहरी नींद में चले गए और उस रेड मिस्ट की वजह से चीरो और कुछ लोगों में सुपरनेचुरल पावर्स आ गई। चीरो को पता चलता है कि उसके पास स्पेशल ब्लड है और उस ब्लड की वजह से उसके पास बहुत ही सारी पावर्स आ जाती है। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चीरो अपने दोस्त कोसेस्तु और उसके फादर के साथ रहता है। कोसेस्तु के फादर का एक डोजो होता है और कोसेस्तु और चीरो दोनों उस डोजो में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ चीरो कोसेस्तु को हरा देता है और उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। चीरो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और उसके बाद कोसेस्तु चीरो से कहता है कि तुम्हें आगे चलकर हमारा डोजो चलाना चाहिए, पर चीरो इसके लिए मना कर देता है और उसके बाद वो दोनों एकेडमी जाने लगते हैं। कोसेस्तु चीरो से उसका रीजन पूछता है, तुम आखिर डोजो क्यों नहीं चलाना चाहते हो? तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, पर चीरो मना कर देता है और कोसेस्तु से कहता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो। कोसेस्तु बताता है कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं हराया और उसके बाद चीरो कोसेस्तु से कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे पाल कर बड़ा किया है, यहाँ तक कि वो मुझे एकेडमी पढ़ाने के लिए भी भेज रहे हैं, पर आगे क्या करना है इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। उसके बाद वो दोनों एकेडमी आते हैं, जहाँ पर चीरो का अपना क्लासमेट दिखाई देता है और वो चीरो से कहते हैं कि अभी क्लास शुरू होने में टाइम है, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए चलना चाहिए। और चीरो उसको बताता है कि मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। वो सभी स्कूल के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उस आवाज की वजह से वो सभी बेहोश होने लगते हैं और चीरो को भी उस आवाज से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर पूरे टोक्यो में एक रेड मिस्ट आ जाता है और उस मिस्ट की वजह से पूरे टोक्यो के लोग गायब होने लगते हैं। उसके बाद चीरो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़की आती है और वो चीरो से कहती है कि तुम्हारा हीरोइक ब्लड अब एक्टिवेट हो चुका है। चीरो उस लड़की से पूछते है कि तुम कौन हो, जिस पर वो चीरो को अपना नाम डक्स बताती है। चीरो उससे पूछते है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और वो चीरो से कहती है कि तुम्हें सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। फिर जब चीरो को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और एक लड़की उसको होश में देखने के बाद डॉक्टर से कहती कि ये होश में आ चुका है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम इसकी आइडेंटिटी चेक करो और वो लड़की चीरो को बताती है कि तुम लास्ट पर्सन हो जो अब जाकर उठा है और चीरो को कुछ भी याद नहीं होता। फिर चीरो उसको अपना नाम बताता है। वो लड़की चीरो की आइडेंटिटी पता लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम जोगी एकेडमी में सेकंड ईयर स्टूडेंट हो। फिर चीरो उन दोनों से पूछते है कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ और तुम दोनों कौन हो, जिस पर डॉक्टर चीरो से कहता है कि इस समय तुम जोगी हॉस्पिटल में हो और मैं यहाँ का डॉक्टर इनोकी हूँ और ये मेरी असिस्टेंट कोमी है। इनोकी चीरो को बताती है कि तुम 5 मंथ से सो रहे थे और ये सुनकर चीरो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो चीरो को बताता है कि बाकी लोग सिर्फ एक ही वीक में जाग गए थे, लेकिन तुम्हें 5 मंथ्स लग गए। वो चीरो से पूछता है कि तुमने किस तरह का सपना देखा और चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनोकी बताता है कि जितने भी लोग सोकर उठ चुके हैं उन सभी ने अपने सपने में दूसरी दुनिया देखी है, जहाँ पर कुछ अलग लोगों से मिले और ये सब ग्रेट कोलैप्स की वजह से हुआ है। चीरो उनसे पूछते कि ये ग्रेट कोलैप्स क्या है और फिर इनोकी जाकर विंडो ओपन करता है। चीरो देखता है कि पूरे टोक्यो शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इनोकी बताता है कि ये सब उस ग्रेट कोलैप्स की वजह से हुआ है। फिर चीरो उस रेड मिस्ट को देखता है और इनोकी से पूछते है कि ये सब क्या है। इनोकी उसको बताता है कि तुमने बेहोश होने से पहले एक अजीब सी आवाज सुनी होगी और ये उस रेड मिस्ट की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर कोसेस्तु आ जाता है और उसको देखने के बाद चीरो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर इनोकी चीरो का चेकअप करता है और उससे कहता है कि अभी तुम ठीक हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पर आ जाना। उसके बाद चीरो और कोसेस्तु दोनों हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो चीरो से कहता है कि आखिर तुम उठ चुके हो और हम सभी तुम्हारे जागने का वेट कर रहे थे। वो आदमी असल में एक रिपोर्टर होता है और उसके साथ वाली लड़की चीरो की फोटो लेने लगती है। तभी चीरो को अजीब सा फील होने लगता है और कोसेस्तु उस रिपोर्टर से कहता है कि अभी चीरो की हालत ठीक नहीं है। फिर रिपोर्टर वहाँ से जाने लगता है और वो चीरो से कहता है कि हम बाद में जरूर मिलेंगे। उसके बाद कोसेस्तु और चीरो दोनों टैक्सी में बैठकर घर जा रहे होते हैं और तभी चीरो को कुछ महसूस होता है। वो देखते हैं कि डोजो पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है। कोसेस्तु चीरो से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और चीरो बताता है कि मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। चीरो कोसेस्तु से उसके फादर के बारे में पूछता है और कोसेस्तु बताता है कि उसके फादर ठीक है, वो तुम्हें देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और उसके बाद वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उस आवाज की वजह से वो दोनों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। चीरो वहाँ पर एक आदमी को देखता है और वो आदमी ही इस आवाज का यूज कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है, जिसे देखकर चीरो सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं पर तो देखा है। दूसरी तरफ उस आवाज की वजह से वहाँ डोजो के पास एक मोस्टर आ जाता है और वो मोस्टर कोसेस्तु के डैड की तरह दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कोसेस्तु के डैड पूरी तरीके से मोस्टर में बदल जाते हैं। फिर वो चीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और चीरो उनके अटैक से बच जाता है। फिर कोसेस्तु चीरो को एक स्टिक देता है और उस स्टिक की मदद से चीरो उस मोस्टर की अटैक को रोक लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा था तभी चीरो को उसके अंकल की याद आती है, इसलिए वो उन पर
अटैक नहीं कर पाता और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर सीधा चीरो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। उस अटैक से चीरो का बहुत ही सारा ब्लड नीचे गिरने लगता है और इधर चीरो की पावर्स भी अवेकन हो जाती है। चीरो के अंदर से रेड ऑरा बाहर निकल रहा होता है और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी होती है। चीरो अपनी पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर की सोर्ड को एक ही अटैक में तोड़ देता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद वो आदमी कहता है कि शायद से इस लड़के का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो चुका है और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चीरो कोसेस्तु के पास जा रहा होता है लेकिन कोसेस्तु को चीरो से डर लग रहा होता है। फिर चीरो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि उसने अपने अंकल को मार दिया है। ये सोचकर ही चीरो रोने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो चीरो पर अपना मैजिक यूज करती है जिससे कि चीरो सो जाता है और कोसेस्तु उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर तुमने चीरो के साथ क्या किया। वो कोसेस्तु को बताती है कि चीरो अभी सो रहा है और उसका बहुत ही सारा ब्लड लूज हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है। कोसेस्तु उस लड़की से पूछते कि क्या वो मॉन्स्टर सच में मेरे फादर थे, जिस पर वो हाँ कहती है। कोसेस्तु उससे पूछते कि मेरे फादर मॉन्स्टर कैसे बन गए और वो कोसेस्तु को बताती कि तुम्हारे फादर को मॉन्स्टर में चेंज किया गया था। वो बताती कि तुमने उस जैकेट वाले आदमी को देखा था, उसने ही तुम्हारे डैड के साथ ऐसा किया है। ये सुनने के बाद कोसेस्तु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। वो लड़की कोसेस्तु से कहती कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए अभी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कोसेस्तु से पूछती कि यहाँ पर जो अटैक हुआ था तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, जिस पर कोसेस्तु मना कर देता है और कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है और मेरे फादर भी गायब हो चुके हैं। ऑफिसर उस लड़की से पूछता है जिस पर वो मना कर देती है और ऑफिसर कहती है कि तुम्हारे साथ एक और लड़का था। फिर वो लड़की बताती है कि वो इस समय बेहोश है और उसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनकी बातें सुनने के बाद ऑफिसर कोसेस्तु से कहता है कि तुम अपने फादर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दो। फिर वो बताने लगती है कि जब से रेड मिस्ट टोक्यो में आई है इसके बाद से बहुत ही सारे लोग गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मॉन्स्टर में भी चेंज हो चुके हैं, पर अभी तक हमें इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है। सभी बस इस बात को रूमर समझ रहे होते हैं और उसके बाद ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कोसेस्तु उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे और वो मॉन्स्टर कहाँ से आया। वो कोसेस्तु को बताती कि तुम्हारे डैड अब मर चुके हैं और ये सुनने के बाद कोसेस्तु गुस्सा हो जाता है। इधर चीरो की हालत भी बहुत ही खराब थी इसलिए वो सो रहा होता है और वो लड़की कोसेस्तु से कहती कि मॉन्स्टर को होश आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कोसेस्तु उसकी बात मान लेता है और इधर चीरो वापिस से एक सपना देखता है जिसमें उसको एक लड़की दिखाई देती है। चीरो जाग जाता है और उस लड़की को देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो लड़की उसको अपना नाम मिजो बताती है। वो चीरो से कहती कि क्या अब तुम ठीक हो और चीरो देखता है कि उसके सारे चोट ठीक हो चुके हैं। मिजो बताती है कि तुमने अपनी बहुत ही सारी पावर का यूज किया है जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। फिर चीरो मिजो से पूछते कि क्या वो मॉन्स्टर सच में मास्टर थे जिसे मैंने मारा और मिजो उसको सच बता देती है। जो सुनने के बाद चीरो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और बाहर कोसेस्तु स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मिजो उसके पास आती है और उससे कहती कि अब चीरो होश में आ चुका है। अगली सुबह मिजो उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और चीरो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मेरे अंदर भला किस तरह की पावर्स हैं। और कोसेस्तु भी उससे बहुत ही सारे सवाल पूछता है पर मिजो उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी। जो सुनकर कोसेस्तु को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और चीरो कोसेस्तु से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे डैड को मार दिया। उसके बाद चीरो डोजो में आता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था और वो उस जगह पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मास्टर से माफी मांग रहा होता है और वो कहता है कि आपकी मौत मेरी वजह से हुई है। उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है और कोसेस्तु भी चीरो को वहाँ पर देख लेता है। फिर उसके बाद वो सभी मिजो के साथ एकेडमी जा रहे होते हैं और चीरो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताती है कि हम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है और मिजो बताती है कि वो लड़का भी असल में तुम्हारे डैड की तरह ही है, वो किसी भी टाइम मॉन्स्टर में चेंज हो सकता है। लेकिन इतने में वहाँ पर इनोकी और कोमी आकर उस लड़के को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी इनोकी चीरो को वहाँ पर देखता है और उसके पास आता है और चीरो से पूछते है कि अब क्या तुम ठीक हो। तभी उसको कुछ फील होता है और वो चीरो को ध्यान से देखने लगता है। फिर उसकी नजर मिजो पर जाती है। वो समझ जाता है कि चीरो का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो गया था और वो चीरो से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कोसेस्तु और चीरो दोनों मिजो से सारी बात पूछ रहे होते हैं। मिजो उन्हें बताता है कि ये सब गेट की वजह से हो रहा है और गेट के कारण यहाँ पर दूसरी दुनिया के लोग भी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर में चेंज करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर चीरो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन लोगों की वजह से मैंने अपने मास्टर को हमेशा के लिए खो दिया। मुझे खुद अपने मास्टर को मारना पड़ा
और इतना कहने के बाद चीरो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने फेस वॉश को करता है और जैसे ही बाहर आता है तो उसको वापस से कुछ आवाजें सुनाई देती है। चीरो वहाँ पर उसी लड़की को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर कोसेत्सु और मीजो काफी देर से वेट करने के बाद चीरो को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ चीरो अभी भी उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और तभी वो रिपोर्टर भी उन सभी को भागते हुए देख लेता है। वो समझ जाते हैं कि शायद से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और इधर चीरो उस लड़की का पीछा करते हुए दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ पर चीरो का दोस्त इरोकू और बाकी सभी स्टूडेंट्स होते हैं। तभी चीरो को वापिस से वो आवाज सुनाई देती है। वो आवाज असल में वो लड़की कर रही होती है और उस आवाज की वजह से वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर में बदल रहे होते हैं, जो देखने के बाद चीरो उस लड़की को रुकने के लिए कहता है और इतने में वहाँ पर कोसेत्सु और मीजो भी आ जाते हैं। वो लड़की चीरो की बात मानकर उन सभी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर में नहीं चेंज कर रही होती है और तभी वहाँ पर वो जैकेट वाला आदमी भी आ जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं ये काम कर देता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को मॉन्स्टर में बदल देता है। इधर कोसेत्सु को भी प्रॉब्लम हो रही होती है और मीजो चीरो के पास आती है और चीरो से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करना होगा वरना सभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और चीरो बहुत ही डरा हुआ होता है और वो मीजो से कहता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकता हूँ, इसलिए मैं उस पावर का यूज नहीं करूंगा। सारे मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं कि तभी कोसेत्सु का हीरोइक ब्लड भी एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कोसेत्सु उन सभी मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। ये सब देखने के बाद आदमी सोचता है कि शायद से मुझे और पावर का यूज करना होगा। इतना सोचने के बाद यहाँ आसपास के लोग भी मॉन्स्टर में बदलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और कोसेत्सु उससे फाइट करने लगता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से कोसेत्सु का सामना नहीं कर पा रहा होता है और वो मॉन्स्टर कोसेत्सु पर भारी पड़ रहा होता है। इधर ये सब देखने के बाद चीरो को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर कोसेत्सु को मारने वाला होता है और ये सब देखने के बाद चीरो भी अपनी हीरोइक ब्लड का यूज कर लेता है और सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करके कोसेत्सु को बचा लेता है और सीधा कोसेत्सु भी उठ नहीं पा रहा होता है, जो देखकर मीजो बताती है कि तुम पर पॉइजन से अटैक किया गया है, इसलिए अभी तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। चीरो मीजो से कहता है कि तुम कोसेत्सु का ध्यान रखना, तब तक मैं उस मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ। फिर मीजो चीरो से उसका नाम लेने के लिए कहती है और चीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मीजो का नाम लेता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और मीजो उसको अपना रियल नाम बोलने के लिए कहती है। फिर चीरो मीजो का असली नाम बोलता है, जिसके बाद मीजो की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और मीजो चीरो से कहती है कि तुम्हें मेरा असली नाम याद था। उसके बाद चीरो सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो स्कूल के बाहर आ जाता है। चीरो उस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है, जो देखने पर मीजो बहुत ही खुश हो जाती है। चीरो कहता है कि उसने फिर से अपने दोस्तों को मार दिया और मीजो उसको बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर तुमने उन्हें नहीं मारा होता तो वो तुम सभी को मार देता और तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर रिपोर्टर शिन और उसके असिस्टेंट सुहाना आ जाती है। शिन चीरो से कहता है कि तुम ही उन सभी मॉन्स्टर को मार रहे हो और अब तुम्हारा सीक्रेट भी सभी के सामने आ चुका है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर कोसेत्सु बताता है कि चीरो ने कुछ भी गलत नहीं किया। शिन उससे कहता है कि इस लड़के ने ही तुम्हारे फादर को मारा था और फिर वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। कोसेत्सु शिन को बताता है कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर में चेंज किया है। फिर वो आदमी अपना नाम जून बताता है और उसके साथ में जो लड़की होती है उसका नाम यूरी होता है। जून दोबारा से उस मॉन्स्टर को समन कर लेता है और उन सभी से कहता है कि तुम सब अब मरने वाले हो। उसके बाद वो मॉन्स्टर जोर से आवाजें निकालने लगता है, जिससे कि सुबासा को भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है। ये देखकर सिन थोड़ा सा डर जाता है और वो मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो चीरो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चीरो उसके अटैक को रोक लेता है। अब चीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। इधर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और सुबासा को कैसे बचाए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सुबासा से कहती है कि तुम्हारे पास भी हीरोइक ब्लड है और उसका यूज करके तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। सिन उसकी बात को मानकर सुबासा का असली नाम लेता है, जिससे कि वो भी एक फेरी में चेंज हो जाती है। फिर वो एक अटैक में ही मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इधर चीरो भी मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद चीरो सीधा जून पर अटैक करता है, लेकिन यूरी उसका अटैक रोक लेती है और चीरो से कहती है कि तुम हमें नहीं हरा सकते हो। यूरी को देखने के बाद चीरो को कुछ मोमेंट्स याद आते हैं और वापस से उसका सर दर्द होने लगता है। यूरी और जून वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की चीरो पर अपनी मैजिक का यूज करके उसको शांत कर देती है। सिन चीरो के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें सुबासा को जल्दी ठीक करना होगा। फिर वो लड़की बताती है कि सुबासा ठीक है और कोसेत्सु देखता है कि इकीरो भी पूरी तरीके से मॉन्स्टर में नहीं बदला। वो सभी उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे होते हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर इनोकी और कोमी आ जाते हैं। वो दोनों इकुरो को वहाँ से लेकर जाते हैं और इधर वो लड़की उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद वो सभी एक चर्च में आ जाते हैं और वो लड़की उन्हें अपना नाम शोको बताती है। शोको उन सभी से कहती है कि तुम सभी का हीरोइक ब्लड एक्टिवेट हो चुका है और इन सब के बारे में तुम्हें मेरी मास्टर एक्सप्लेन करेगी। फिर वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो डुक्स होती है। चीरो भी डुक्स को पहचान जाता है और कोसेत्सु उससे पूछते कि क्या तुम इनको जानते हो, जिस पर चीरो उसको बताता है कि मैं